नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल इंडिया न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ आकिल रज़ा और मेरे साथ इस वक्त जो मौजूद हैं डॉक्टर कफील खान, बाखूबी आप इनको जानते हैं। स्वागत है आपका नेशनल इंडिया न्यूज़। नमस्कार, थैंक यू। तो इनके बारे में जैसा बाखूबी आप सभी लोग जानते हैं, डॉक्टर कफील खान का नाम बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हुई दुखद घटना के बाद चर्चा में आया था और उसके बाद योगी सरकार का एक्शन इनके खिलाफ हुआ था। हालांकि उसके बाद जब चीज़ों का पता चला और हाई कोर्ट से क्लीन चिट मिली, उसके बाद के क्या हालात हैं? अभी तक तो जो पता चला है वो सामने आ चुका है, उसके बाद के क्या हालात रहे हैं और आखिर जो वापसी जो आप सर्विस में थे वो क्या रहा है? क्या सर्विस में आप वापस क्यों नहीं आ रहे हैं? हाँ, तो जेल से निकलने के बाद सोचा था ज़िंदगी आसान होगी, पर कुछ ही दिनों बाद मेरे भाई को गोली मारी गई और ऐसी जगह मारी जहाँ योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद थे 500 मीटर की दूरी पे। आज 8 महीना हो गया है, उसकी कोई इंक्वायरी नहीं हुई है। बाकी आप जो मेरी बात कर रहे हैं, 18 मंथ्स हो गए हैं सस्पेंशन के। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि 90 डेज़ के बियॉन्ड किसी सर्विस गवर्नमेंट को आप इंक्वायरी पेंडिंग नहीं रख सकते और सस्पेंशन नहीं रख सकते। पर ये ना इंक्वायरी ख़त्म कर रहे हैं, ना मुझे नौकरी से निकाल रहे हैं, ना रख रहे हैं, ना ही काम करने दे रहे हैं। तो अब ये क्यों ऐसा कर रहे हैं वो तो योगी जी खुद बता सकते हैं आपको। पर मेरे हिसाब से वो जो रियल कल्प्रिट्स थे, जिन्होंने पुष्पा सेल के 14 से 19 रिमाइंडर जिनको मिले कि मेरा पेमेंट दे दो नहीं तो मैं ऑक्सीजन बंद कर दूंगा, इंक्लूडिंग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीजीएमई, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, हेल्थ मिनिस्टर, और उसने चीफ मिनिस्टर को भी लेटर लिखा था। तो इन सब को बचाने के लिए ये एक तरह से बलि का बकरा बनाया जा रहा है। मैंने लास्ट मंथ 18 दिसंबर को योगी जी को खुद लेटर लिखा था कि भाई रखना और रखो, नहीं तो निकाल दो। और इंशाल्लाह 3 लीटर्स के बाद, जैसा कि एडवोकेट ने सलाह दिया है, हम लोग हाई कोर्ट इलाहाबाद मूव करेंगे कि सस्पेंशन रिवोक करें। लेकिन जिस तरीके से आपने अभी लेटर लिखा और उसके बाद में भी जो प्रोसेस चल रहा है, क्या सरकार की तरफ से क्या जवाब आता है? सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने एक लेटर बस यही लिख के भेज दिया था कि हाँ उचित कार्रवाई होगी। ये उचित कार्रवाई का मुझे आज भी याद है, जब जेल से बाहर निकला था और 21 मई 2018 को पहली बार जब मिला था मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी से, तो उन्होंने कहा था 3 वीक्स के अंदर इंक्वायरी ख़त्म हो जाएगी और आपके बारे में फ़ैसला कर लिया जाएगा। पर इट्स मोर देन 8 मंथ्स और कोई इंक्वायरी उनकी ख़त्म नहीं हुई है और ना ही उन्होंने कोई फ़ैसला किया है। तो क्या आप अपनी आवाज़ ना उठा सकें, ऐसे ना बोल सकें, इसके पीछे भी कोई कारण है? जैसे कि अभी आपके पीछे आपके भाई के ऊपर भी हमला हुआ था और मुझे लगता है कि शायद अभी तक जो आरोपी हैं वो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है। क्या आपको लगता है? आरोपी गिरफ्तार क्या, कोई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुआ है। और आपको अगर याद हो कि जिस दिन मेरे भाई को गोली मारी गई थी, यूपी गवर्नमेंट की पुलिस ने ही 4 घंटे सर्जरी, जो गोली नेक में फंसी हुई थी, उसको निकालने नहीं दिया। तो वो एक सेकेंड अटेम्प्ट ऑफ मर्डर था। और बात आवाज़ दबाने की बात कर रहे हैं, तो अभी बहराइच में 78 बच्चों की मौत हुई थी, जिस पे योगी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि वो मिस्टीरियस डिजीज़ है, रहस्यमयी मौतें हैं। जो कि एक्चुअली बहुत से बच्चे इनकेफ्लाइटिस से मरे थे, उनको छिपाने की कोशिश थी। तो जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बहराइच गया था तो मुझे पुलिस ने उठा लिया था और मजिस्ट्रेट के 151 पे चलान करने के छोड़ने के बावजूद मुझे 24 घंटे बंधक बनाया गया। मेरे घर वालों को भी कुछ नहीं बताया गया, मेरी पूरी दुनिया को नहीं पता था डॉक्टर कफील कहाँ है। एक कार में लेके घुमाते रहे वो, और 2 ही बातों को दबाव डालते रहे। एक तो ये बीआरडी के बारे में, योगी जी के बारे में बात करना बंद कर दो, और अपने भाई को लिए जो सीबीआई की रिट पिटीशन इलाहाबाद में डाली है वो वापस ले लो। तो दबाव की राजनीति तो वो खेलते हैं, पर दबने से मतलब इन सब बातों से कोई झुकना नहीं है, क्योंकि सच्चाई को आप कब तक छिपा सकते हो। इसको लेकर विधानसभा में भी आवाज़ उठाई गई है आपके केस को लेकर, तो उससे क्या रिजल्ट निकला, क्या नतीजे सामने आए? हाँ, मैं इस मामले में अखिलेश जी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस बात को उठवाया विधानसभा में। 110 कोई क्वेश्चन होता है उसके थ्रू, पर अभी तक सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया है। वहाँ से भी कोई जवाब नहीं। तो आगे डॉक्टर कफील को क्या लगता है, क्या वो वापस अपनी उसी पोजीशन पे पहुंच पाएंगे जैसे वो लोगों की सेवा करते थे, एक मेडिकल कॉलेज में रह करके बच्चों के साथ उनको देखना? क्या लगता है, क्या वहीं वो वापस पहुंच पाएंगे या सरकार के आड़े कहीं वो फंस चुके हैं?
नहीं, मैं सेवा तो अभी भी कर रहा हूँ। मुझे वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हुई है, तो मैं फ्री कैंप हर तीसरे चौथे दिन गोरखपुर के आसपास के एरियाज़ में जहाँ भी गरीब बच्चे हैं वहाँ पे मैं कर रहा हूँ, और हम लोग 20 से 25 कैंप कर चुके हैं। तो बात ये है कि मैं वो नौकरी पा पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा वो तो टाइम बताएगा। बहरहाल मुझे अब उस नौकरी की ज़रूरत भी नहीं है, और मेरी इंशाल्लाह कोशिश है कि हम गोरखपुर में ही एक इनकेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर खोलें, जहाँ पे जो बच्चे मस्तिष्क ज्वर से पिछले 25 सालों में मर रहे हैं या अपाहिज हो रहे हैं उनका सही से इलाज हो सके। तो उस कोशिश में मैं आगे बढ़ूँगा। जहाँ तक बच्चों का सवाल है, अभी राज्यसभा में एक रिपोर्ट पेश की गई है जिसका आंकड़ा है कि सिर्फ राजधानी के अंदर से 8,000 बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक उनका पता ही नहीं है कि वो कहाँ गए हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। हालांकि ये बात सिर्फ राजधानी की हो रही है, ना कि देश भर की हो रही है। तो ऐसे देश भर में कितने आंकड़े होंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो क्या लगता है कि सरकार कोई भी इन मामलों को लेकर, बच्चों की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, और जिस तरीके से बच्चे गुम हो रहे हैं, क्या उनको लेकर गंभीर नहीं है? आपको क्या लगता है? छोटे बच्चों की क्या बात की जाए यार। जेएनयू का नजीब जो है वो बड़ा बच्चा था, वो गुम हो गया। तो सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट में कहा है कि 4600 बच्चे जो है वो 2016 में गायब हुए, तो उसमें से एक नजीब था, वो खोज नहीं पाए। देखिए, आप हेल्थ सिस्टम की बात करेंगे तो जो नॉर्थ इंडियन के हेल्थ सिस्टम है वो पूरी तरह से इस ऑलरेडी ब्रोकन, कम्प्लीटली ब्रोकन। आप किसी भी पीएचसी सीएचसी जो कि प्राइमरी सेंटर्स होते हैं, वो वहाँ पे ना डॉक्टर्स मिलेंगे ना नर्सेज मिलेंगे। जो गांव-गांव है, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल जो केजरीवाल जी ने दिल्ली में किया है मोहल्ला क्लिनिक करके, उसका हम एग्जाम्पल लेके उसको आगे बढ़ा सकते हैं। और जो केरला में गया था, हैदराबाद गया हूँ, वहाँ पे मैंने ये देखा है कि जो तालुक लेवल के हेल्थ सेंटर्स हैं उनको उन्होंने इतना अच्छा इक्विप किया हुआ है कि प्राइमरी डिजीज़ को वो मैनेज कर लेते हैं, और जो क्रिटिकल केसेस होते हैं उनको रिफ़र कर देते हैं। पर अगर आप यूपी और बिहार में आइए तो आपको लगेगा कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर दे आर जस्ट लाइक अ वाइट एलिफेंट, दे आर नॉट वर्किंग एट ऑल। लेकिन योगी सरकार का ऐसा कहना है कि उनके आने के बाद से, जब अखिलेश सरकार की, उसके बाद उनकी जब सरकार आई, तो सूबे में पूरे में स्वास्थ्य व्यवस्था में भारी बढ़ोतरी हुई है, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था हुई है, और हॉस्पिटल जो हैं उन पर काम हुआ है, डॉक्टर्स अच्छे हुए हैं। तो आप एज ए डॉक्टर क्या कैसे देखते हैं इस सारी व्यवस्था को? ये सब डेटा मैनिपुलेशन का काम है। आपको बता दूं, योगी जी हर जहां क्लेम कर रहे हैं कि सिर्फ 6 मौतें इनकेफ्लाइटिस से हुई हैं बीआरडी में। अभी आरटीआई हमने खुद फाइल किया था, और उसमें बीआरडी ने माना है कि टोटल 168 डेथ अक्टूबर तक हो चुकी थी। 168 बच्चे इनकेफ्लाइटिस से मर चुके थे। जो आप बात करेंगे कि हेल्थ सिस्टम में डॉक्टर्स की पोस्टिंग की, तो मैंने कहा ना कि अभी पीएचसी सीएचसीज में आप चले जाइए, कोई भी पीएचसी में अगर आप इन्होंने 68 ईटीसी सेंटर्स इनकेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर खोले थे, जहां उन्होंने बेड, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर वगैरह तो मैनेज कर लिए थे, लेकिन नर्सेज और डॉक्टर्स की कोई पोस्टिंग नहीं हुई थी। तो ये पब्लिक में गुमराह करते हैं। जैसे उन्होंने अभी एक रिसेंट स्टेटमेंट दिया है कि बीआरडी में जो 10 अगस्त 2017 को ऑक्सीजन की कमी से कोई बच्चों की मौत नहीं, वो इंटरनल पॉलिटिक्स था। तो आपको ये बता दूं कि यही गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट ने इलाहाबाद में एफिडेविट में इस बात को माना है कि पैसे जो है वेंडर्स को पेमेंट नहीं हो पाया टाइमली, उसकी वजह से उसने ऑक्सीजन बंद कर दिया और ये सारी परिस्थितियां उत्पन्न हुई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने की डबल बेंच ने 30 अप्रैल 2018 को ये ऑब्जर्व किया है कि यूपी गवर्नमेंट ने पेमेंट नहीं किया वेंडर को, उसकी वजह से लिक्विड ऑक्सीजन की शॉर्टेज हुई और बहुत से बच्चों की डेथ हुई। तो पब्लिकली कुछ कहना और कोर्ट में कुछ कहना, तो ये तो इनकी आदत है। अच्छा, आज की राजनीति को देखकर, खासकर अगर मैं यूपी की बात करूं, तो डॉक्टर कफील का चेहरा सामने आने लगा है एक्टिविज्म के तौर पर, और एक उन सिचुएशन से उभरने के तौर पर कि ये आवाज़ उठाई जा रही है कहीं ना कहीं। तो 2019 जैसे जैसे करीब आ रहे हैं लोकसभा चुनाव, क्या समझा जाए कि डॉक्टर कफील की क्या भूमिका रहने वाली है? देखिए, जब मैं जेल से इस इंसिडेंट से पहले मैं खुद एक बस डॉक्टर था जो हॉस्पिटल से घर और अपने बीवी बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजारता था। लेकिन जो 9 महीने जेल में गुजरे तो ये एहसास हुआ कि
कोई अच्छा काम करने के बाद भी आपको पनिशमेंट दिया जाता है, वो भी आप जब एक अच्छे एक डॉक्टर हो और अच्छी फैमिली से हो, उसके बाद भी आपको दबाया जाता। तब एहसास हुआ कि जो बेचारे मजलूम होंगे, जो बहुत गरीब होंगे, जो पढ़े लिखे नहीं होंगे, उनके साथ ये गवर्नमेंट क्या कर रही है। तब ये समझ में आया है कौन है योगी जी और कौन है मोदी जी। इंसान को इंसान से बांटने के लिए इन्होंने धर्म की अफीम उन नौजवानों को खिला दिया है, खिला के उनको बरगलाया गया है, और दूसरी तरफ से एक रिपरकशन की तरह से एक कम्युनिटी को दबाया जा रहा है। तो उसके ख़िलाफ़ तो बोलना है। मैं अगर पर्सनली मुझे पूछेंगे तो मैंने अभी कोई पार्टी से तो अफिलेटेड हूँ नहीं, पर मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि मैं पूरा ऑल इंडिया घूम के लोगों को मोदी और योगी की जो रिजीम है और जो उनकी नफ़रत, और मतलब दे आर वर्किंग ओनली ऑन द बेसिस ऑफ हेट्रेड एंड वायलेंस, दैट वी हैव टू कंडेम एंड दैट वी हैव टू टेल पीपल दैट इंडियाज़ फाउंडेशन इज़ बेस्ड ऑन प्लूरिज्म एंड ह्यूमैनिटी, और उसी पे हमें काम करना चाहिए। अगर लड़ने के लिए इन सारी चीज़ों से अगर आपको राजनीति में आना पड़ा तो आप उसके लिए तैयार हैं? यस, कभी कभी लगता है कि सिस्टम इज़ सो रॉटन दैट यू हैव टू कम इनटू द सिस्टम। सो अगर मुझे कभी लगा कि राजनीति में आना होगा तो आना होगा, क्योंकि शायद जो है अगर बाहर से बैठ के चीज़ों को सुधारा ना जा सके तो अंदर से आके सुधारा जा सकता है। कहा यह जाता है कि आज के इस दौर में हालात डरावना हो गए हैं। जैसे अभी बुलंदशहर की हिंसा हुई, इससे पहले भी मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो चुकी हैं, और ये भी एक षड्यंत्र के तहत किया जा रहा था, जबकि वहाँ पर एक इज्तिमा चल रहा था। तो क्या आपको लगता है कि ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है उस सेट करने के लिए कि आगामी चुनाव में इसका फ़ायदा उठाया जा सके? आपको क्या लगता है? देखिए, आपको याद होगा हापुड़ में कासिम को पुलिस के सामने मारा गया था। उस वक्त मैं जेल से नए नए बाहर आया था और मुझे बहुत हैरानी हुई कि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत से अपने डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी के बहुत से लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे थे। तो किसी इंसान को अगर इंसान की भीड़ मारती है और इंसान जो है वो तालियां बजाता है, खुश होता है, तो वो इंसान नहीं है, जानवर है। कहते हैं दंगे होते नहीं, दंगे कराए जाते हैं। तो जो ये मोदी जी के 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में, 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रोज़गार और राम मंदिर जैसे जुमले इन्होंने फैलाए हुए हैं, वो जो कि पूरे नहीं कर पा रहे हैं, तो लोगों की चीज़ों को डाइवर्ट करने के लिए आज एम्प्लॉयमेंट है नहीं नौजवानों के पास। आज आपके पास जो है डिमोनेटाइजेशन की वजह से छोटी छोटी बिजनेसमैन टूट गए हैं, ठीक है। तो इस वजह से एक अनरेस्ट पूरी इंडिया में है। और दूसरी तरफ से जो मॉब लिंचिंग, शेल्टर्स होम में जो रेप्स हो रहे हैं, किसानों की हत्याएं हो रही हैं, दलितों को जो ऊना कांड है या किसी भी तरीके से दबाया जा रहा है, तो एक बड़ा अनरेस्ट पूरे ऑल ओवर इंडिया में है। उसी चीज़ को डाइवर्ट करने के लिए वो राम मंदिर और 3 तलाक जैसे इशू लेके आते हैं। उस चीज़ को हम लोगों को जागरूक करना है और ये इनका एजेंडा है। देखिए, मैं हमेशा से ये कहता आया हूँ कि ना मैं मोदी का विरोधी हूँ ना मैं योगी का, बस मैं उस आरएसएस की आइडिया को जो एक इंसान को इंसान में डिफ्रेशिएट करता, उसके ख़िलाफ़ मैं लोगों को मतलब बताना चाहता हूँ। अच्छा, जैसे अभी दलितों की आपने बात की, अभी आगरा में केस हुआ, संजली जाटव की जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई, और उसके बाद भी आरोपी पकड़ में नहीं आए। कितने दिन प्रोटेस्ट चले और कैंडल मार्च चले, और ऐसा ही सेम सिचुएशन दूसरे केसों में जब होती है तो अगर वो गोकशी के शक में किसी का आरोप लगता है तो वहाँ पर एक सख्त कार्रवाई की जाती है। तो क्या ऐसा लगता है कि इंसान की इस सरकार में क्या कोई कीमत नहीं है? कोई नहीं, कहा ना उन्होंने बुलंदशहर में जो स्टेटमेंट दिया है, आप चीफ मिनिस्टर का सुनिएगा, तो उन्होंने कहा है वो सुबोध सिंह की वो दुर्घटना थी। ऐसी कुशीनगर में एक ट्रेन हादसे में कई बच्चों की मौत हो गई थी। तो आपने अगर वो वीडियो देखा होगा जहां योगी आदित्यनाथ जी बोल रहे हैं नौटंकी मत करो, आपको वो स्टेटमेंट बीआरडी का भी याद होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि अगस्त में मौतें होती रहती हैं। अभी आपने जो संजिला की बात की है, उन्नाव में जिस विधायक ने, सेंगर ने उस लड़की का रेप किया था और उस पर पूरे इंडिया में बहुत बड़ी हलचल हुई थी और विधायक जी आज जेल में हैं। अभी रिसेंटली उस लड़की पे, उसकी फैमिली पे एक एफआईआर कर दिया है योगी गवर्नमेंट ने। यस,
और अब उनको एक दबाव डाला जा रहा है कि वो केस को कमज़ोर किया जाए और केस को दबाया जाए। वो भी एक दलित लड़की थी। तो देखिए, बात सिर्फ एक कम्युनिटी की नहीं है, ये जो इनका अपना एजेंडा है कि जो दलितें हैं, पिछड़े हैं, या फिर जो एक माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लोग हैं, उनको दबा के ही ये आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये तो आपकी बात सही है कि जिस तरह से आवाज़ को दबाया जाता है वो इनका चरित्र ही है। करंट रिजर्वेशन 10% रिजर्वेशन की बात करेंगे तो मैं यही कहूँगा कि वो मोदी जी का एक वन ऑफ द जुमला ही है, क्योंकि उन्होंने जो क्राइटेरिया रखा है 8 लाख रुपए पर ईयर की इनकम, जो कि क्लास 1 ऑफिसर्स की होती है, इस तरह से उन्होंने 127 करोड़ की जनता में से करीब करीब 110 करोड़ को इंक्लूड कर लिया है। आप देखिए, आप मेरी खुद की सैलरी 60-65 हज़ार थी और मैं क्लास 1 ऑफिसर था, तो मैं खुद, मेरे बच्चे भी उसमें रिजर्वेशन में आ गए, लेकिन नहीं आने चाहिए। तो अगर इकोनॉमिकली बैकवर्ड की बात करते हैं, तो आप जब बात करते हो कि हाँ बीपीएल की बात कर रहे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन की, तो उनकी इनकम आप दिखाते हो 2-2.5 हज़ार रुपये कहते हो, और जब आप रिजर्वेशन की इंक्लूड करने की बात कर रहे हो तो सबको इंक्लूड कर रहे हो। तो जब सब लोग इंक्लूड हो जाएंगे तो फ़ायदा किसको होगा? किसी को फ़ायदा होने वाला नहीं है उन 10% में। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ जुमले हैं, चूँकि 80-90 दिन बचे हुए हैं, उसमें ये डेस्परेट है कि कोई अटेम्प्ट ले लें। और मुझे लगता है कि ये फरवरी मार्च तक आते आते अयोध्या में भी कोई बड़ी राजनीति ये करेंगे, ताकि उसकी छाप पूरे ऑल ओवर इंडिया जाए। क्या अभी देश को सतर्क रहना चाहिए इन सारी घिनौनी राजनीति से कि कुछ भी घटित हो सकता है? एकदम एकदम एकदम। बुलंदशहर की तो समझ लीजिए इनकी वो एक तरह से था कि एक बड़ा दंगा हो जाए। इज्तिमा के लोग वापस आ रहे थे और वो सुबोध सिंह की कुर्बानी थी कि जो बहुत बड़ा हादसा होने से बच जाएगा। आप याद रखिए कि योगेश राज जो मेन कल्प्रिट था, उसको 40 दिन बाद 50 दिन बाद, चूँकि मीडिया में खबरें चलती रही, तब जाके गिरफ्तार हुआ। तो ये तो इनका षड्यंत्र है। अब मुझे तो रियली डर है कि ये जो है 92 की जो 6 दिसंबर की घटनाओं को ये पुनरावृत्ति करने की कोशिश करेंगे, जब इनको लग जाएगा कि ये पूरी सत्ता में आने से नहीं हो पाएंगे। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अब अधिकतर लोग जो पहले कहीं ना कहीं दूसरी फहमी का शिकार हुए थे, अब वो समझदार हो गए हैं। क्या उन्हें लगने लगा है कि देश किस तरफ जा रहा है और उन्हें क्या स्टैंड लेना चाहिए? यस यस यस, people are very aware. People know the agenda behind these political parties. They just work on the basis of hatred and violence. तो उसको वो रिजेक्ट कर रहे हैं और इसी वजह से वो घबरा रहे हैं और यही सब ऐसे डेस्परेट अटेम्प्ट्स जो हैं वो करेंगे। जितने हेट क्राइम्स हो रहे हैं, आज आप नेशनल इंडिया न्यूज़ पर हैं, तो हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों तक क्या बात पहुंचाना चाहेंगे हेट क्राइम्स के लिए? सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही कहूँगा कि फेक न्यूज़ पे कोई ध्यान नहीं दें। जब भी आपके पास व्हाट्सएप आए तो उसको एक बार जो है उस चीज़ को ज़रूर एनालाइज कर लें कि ये सही न्यूज़ है नहीं कि नहीं। कभी कभी हम जैसे लोग, मैं इतना सतर्क रहता हूँ, लेकिन अभी कादर खान वाले मामले में मैं खुद फंस गया था। कादर खान का इतना ज़्यादा वो हुआ कि वो उनकी डेथ हो गई है 31 दिसंबर को ही, और उस पर सारे ट्वीट चल रहे थे, तो मुझे लगा सही में, लेकिन पता चला कि ऐसा नहीं है। तो सबसे ज़्यादा है कि फेक न्यूज़ की तरफ वो आप सतर्क रहिए। और दूसरे ये इस बात को ध्यान रखिए कि चाहे कोई भी रिलीजन मानने वाला हो, जैसे मैं अगर अल्लाह को मानता हूँ तो दैट इज़ माय पर्सनल चॉइस, बट आई डोंट हेट अदर रिलीजियस पीपल। कोई भी रिलीजन को मानता है, वो उसकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। आपको ये समझना होगा कि इंसान जो भगवान ने, ऊपर वाले ने बनाया है, वो एक ही तरह का बनाया है और अल्टीमेटली भगवान एक ही है। तो आपको इन छोटी जो आपको खिलौने की तरह खेलते हैं, जो दिल्ली और लखनऊ या किसी भी राजधानी में बैठ के पॉलिटिकल पार्टीज़, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात नहीं करूँगा, तो वो खेलते हैं, उससे आपको बचना है। आप वोट किसी को भी दीजिए, आप डेवलपमेंट के दाम पे दीजिए। आप जो है एक बात याद रखिए कि 3 तलाक हुआ या फिर राम मंदिर हुआ, ये इशू अभी नहीं है। ये अभी का जो इंडिया का इशू है वो वही बेसिक रोटी कपड़ा मकान से लेके एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम है। आज एक गांव के गरीब की 1/3 इनकम जो है हेल्थ में ख़त्म हो जाती है। मतलब एक बच्चा बीमार होगा 10-20 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं, तो उसकी इनकम,
तो हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है, एजुकेशन है और नौकरियां, हमें जॉब चाहिए, तो ये बेसिक इशू हैं। और दो कुछ लोगों के लिए सिक्योरिटी इशू आती है, तो वो इश्यूज़ हैं। तो उन इश्यूज़ पे ही ध्यान रख के आप वोट करें और जागरूक रहें। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर कफ़ील ख़ान। कैमरामैन अल्फाज के साथ आकिल रज़ा, दिल्ली। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।